हेलो एंड मोस्ट वेलकम है आप सभी का अनस्टॉपेबल्स अनअकैडमी पे। दोस्तों 14 और 15 अगस्त को दो मुल्कों को आज़ादी मिली, एक पाकिस्तान और एक भारत। दोनों अपने अपने विषयों और अपने अपने पड़कार यानी कि चैलेंजेस से गुजर रहे थे। 47 से आज तक आते आते भारत ने सैकड़ों चैलेंजेस को फेस किया और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए, रिजॉल्व करते हुए आज हम लोग दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से निकल के आए हैं। एक स्टेबल मुल्क के रूप में हमने हमारी स्थापना की, हमारी एक आइडेंटिटी बनाई है। पर हमारे साथ एक और मुल्क जो हमसे ही पार्टीशन होकर निकल के आया, उसकी दशा और दिशा दोनों की दोनों खराब है। भारतीय इतिहास के बारे में तो बहुत चर्चा होती है, आज चर्चा का विषय होगा हमारे पॉडकास्ट प्रोग्राम के अंदर, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान के इतिहास के बारे में, पाकिस्तान की तारीख के बारे में। 1947 से लेके 2025 तक व्हाट चैलेंजेस दैट द पाकिस्तान फेस्ड, व्हाट मिस्टेक्स दे कमिटेड, क्रोनोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। और इस न्यूज पॉडकास्ट में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है मिस्टर जनाब पाकिस्तान। दोस्तों, जनाब पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान की तारीख लिखने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं और उनका मानना है कि वो पाकिस्तान की तारीख को अच्छी तरह से जस्टिफाई करते हैं। इसके लिए आज हमने उनको बॉर्डर के उस पार से स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। और इसके अंदर कुछ ऐसे तीखे सवाल भी होंगे, कुछ ऐसे सच्चाई वाले सवाल भी होंगे। शायद आप भी तैयार होंगे मिस्टर जनाब, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। दोस्तों, तो पहला सवाल हम लोग जनाब पाकिस्तान को पूछेंगे 1947 के बारे में और उनसे एक दृष्टिकोण लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था 1947 और 1950s में पाकिस्तान की इतनी शेखी हालत क्यों हो गई। जनाब साहब, पहला सवाल आपसे है। सवाल यह है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हुए। पहला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस निकल के आया जनाब साहब, और वो ये था कि आपने 1956 तक संविधान ही नहीं बना पाए। 1956 तक आप अपना संविधान नहीं बना पाते हो। भारत जबकि 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी कर देता है, एनेक्ट कर देता है, पर आपने तकरीबन 9 साल लगा दिए। इस 9 साल के अंदर आप गवर्नर जनरल की सिस्टम में रहे हैं, वो भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिश ने दी थी, उसी सिस्टम की लेगेसी को आपने कंटिन्यू रखा। इसमें भी आपको बहुत दिक्कतें आई। दिक्कत इस तरह से भी आई कि आप अपने कैपिटल को फिक्स नहीं कर पाए। इनिशियली पहले कराची को फिक्स रखते थे, फिर बोला कि नहीं हम रावलपिंडी को कैपिटल रखेंगे। बाद में कुछ सालों के बाद आपने डिसाइड किया कि हम इस्लामाबाद के अंदर हमारे कैपिटल को निर्धारित करते हैं। ये जीपीएस की लोकेशन नहीं मिल रही थी जनाब आपको, या आप जगह को लेके ही कंफ्यूज थे? इन परिस्थिति में भी इंडिया जब 1947 से आगे गुजर रहा है, तब हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला कि 1947 के एक साल के अंदर ही आपके कायदे आजम, द लीडर, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। और वो भी इतनी विकट परिस्थिति के अंदर, क्वेटा से वापिस आ रहे थे, कराची एयरपोर्ट के बाहर उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई और 5 घंटे तक उनको एम्बुलेंस के अंदर से निकाले ही नहीं पाए और ना ही कोई बैकअप आया। परिणाम स्वरूप उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 51 तक आते आते आपके खुद के प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाती है, लियाकत अली खान को। और इस दौर में पाकिस्तान में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 8 से 9 गवर्नर जनरल्स आ गए। 1956 में आपने अपना संविधान लागू किया। आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते गए जनाब। कॉन्ट्राडिक्ट इस तरह से क्योंकि आपने 1948 में, आपके ही कायदे ने 1947 में, माय बैड, एक स्पीच दी थी। कहा था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड सिख एंड द पारसीज एंड द क्रिश्चियंस कैन लिव इन दिस न्यू कंट्री कॉल्ड एज पाकिस्तान। आप पूरी जिंदगी कम्युनलिज्म को फैलाते गए और अब आप ये दावा कर रहे हो कि अब एक ऐसा मुल्क बनाएंगे इस्लामिक आइडेंटिटी के ऊपर, और उसमें यह कहोगे कि भाई यहां जितने भी समुदाय के लोग हैं उनको इक्वल राइट्स होंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। आपकी इस डिमांड को भी फुलफिल नहीं किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और आखिर के अंदर 56 तक आते आते आप एक इस्लामिक
मुल्क के रूप में अपनी आईन को लिखते हो, वही आईन जिसको 1958 में आपके ही एक मिलिट्री ऑफिशियल ने घोल के पी गए। द बॉल इज इन योर कोर्ट मिस्टर जनाब, आप हमको बताएंगे कि इतने कैपिटल्स क्यों? आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे हादसे क्यों हो गए? क्या ये प्लान का पार्ट था, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, या एक बट नेचुरल था? प्लीज एनलाइटन अस। आदाब, हमें यहां बुलाने के लिए। आपके एक एक करके सवालों का जवाब देता हूं मैं। आपने पहला सवाल पूछा कि हमने क्यों 3-3 कैपिटल्स बनवाए। अरे भाई, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, हम लोगों को मौका देना चाहते थे, एक्सपीरियंसेस कराना चाहते थे। एक्सपीरियंसेस इस बात के कि वहां की आवाम को जमहूरियत का लाभ हो, उनको ये समझ में आए कि दे आर लिविंग इन अ कैपिटल। वी वांटेड द पीपल ऑफ कराची, रावलपिंडी एंड नाउ इस्लामाबाद कि दे आर लिविंग इन द ग्रेट कंट्री एंड द ग्रेटेस्ट कैपिटल ऑफ दैट कंट्री। आपका शहर ही उसकी राजधानी है, इसके लिए हम उसका मौका दे रहे थे। उसमें आपको क्या लेना देना? रही बात, हमने आईन को बनाने में थोड़ी देरी कर दी। जी हाँ, मास्टरपीस बनाने में टाइम तो लगता है। हमने आपकी तरह थोड़ी आईन लिखा है भारत के वासियों। हमारा पाकिस्तान का आईन बड़ा महान है। हमने 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा एनेक्ट किया हुआ है और उसको नाम बदल के उसके ऊपर इस्लामिक रिपब्लिक का ढांचा बना दिया। कहा कि भाई देखो, हमारा आईन एकदम ग्रेट होना चाहिए। एक ऐसा आईन जिसको हमारे नहीं हुक्मरानों ने 1958 में फाड़ के फेंक दिया, वो बात अलग है, बट हम आईन को एक मास्टरपीस के रूप में देखते हैं। रही बात कायद साहब की, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, ये बात दुखद है कि हम उनको समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पाए। हमारे देश में उस टाइम पे ईंधन की कमी चल रही थी और ईंधन की कमी चलते हम एम्बुलेंस के अंदर जो स्पेयर एम्बुलेंस थी उनको सप्लाई नहीं कर पाए। ये दुख की बात थी। आप जैसे चैलेंजेस से गुजर रहे थे, वैसे ही चैलेंजेस से हम भी गुजर रहे थे। हमारे यहाँ पे भी रेफ्यूजी क्राइसिस था, हमारे यहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था। हमने जैसे तैसे करके एड्रेस किया। आप तो हमको मदद भी नहीं कर रहे थे, तो आप हमें ऐसा मत कहिए कि हम एक मुल्क के रूप में इनिशियली आके बहुत ही गैर जिम्मेदारा हरकत कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट है यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्रीडम ऑफर, जहां आपको 17,999 के अंदर एक साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसमें अप टू 12 मंथ्स तक का एक्सटेंशन भी है। साथों की साथों हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर की तो हम आपको हमारी तरफ से मेंस की गाइडेंस देंगे। रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहां आपका रहना, खाना, पीना एक ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से अनअकैडमी आपको हेल्प करेगा अपनी मेंस क्लियर कराने में। तो ज़रूर से इस ऑफर का लाभ उठाइए। हमारी हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के बैचेस जैसे कि आरंभ, प्रारंभ, आगाज और समिट बैचेस आप एक्सेस कर सकते हो इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, जहां एक सब्सक्रिप्शन से आप जितनी भी बैचेस, जितने भी कोर्सेज प्रीलिम्स प्लस मेंस फाउंडेशन के साथ आप देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और PN लाइव कोड को यूज करना ना भूलिएगा। रेस्ट डिटेल्स आर इन द डिटेल्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू वंस अगेन विद द पॉडकास्ट इंटरव्यू। दोस्तों, जनाबे पाकिस्तान का ये मानना है कि इतना टाइम जो उनको संविधान बनाने लगा है, उसके पीछे का कारण है कि दे वांटेड टू मास्टर क्राफ्ट द बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरएस रियलिटी ये है कि 1948 से 57 के बीच में इनके पास मल्टीपल गवर्नर जनरल्स आ गए। बाद में ये गवर्नर जनरल्स की पोजीशन इन्होंने हटा दी और वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आए। इसी दौर में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को भी कहीं कहीं पे अपॉइंट किया, उनको भी कभी कभी रातों रात बर्खास्त कर दिया जाता था। और इन परिस्थिति में ये कह रहे हैं संविधान के कंटेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में, कि सबर का फल बड़ा मीठा होता है। खैर, पाकिस्तान के केस में उल्टा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सबर की है उसका फल उनको मिला ही नहीं, और बाद में जाके जो फल निकल के आया वो मीठा नहीं, बहुत ही कड़वा था। इतना कड़वा कि इनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। स्थिति ऐसी रही कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे वो म्यूजिकल चेयर खेला जाता था। कभी एक उठता था, दूसरा आता था, दूसरा उठता था, तीसरा आता था।
इस तरह की व्यवस्था से पाकिस्तान की पूरी इनिशियली गवर्नेंस हमको देखने को मिली। 1952 में अगर आप भारत की परिस्थिति देखोगे 51-52 में, तो भारत में डेमोक्रेसी इंटरनलाइज हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर से गवर्नेंस होने लग गई है। लोकसभा के यानी कि जनरल इलेक्शंस पार्लियामेंट लेवल पे और विधानसभा पे यानी कि जो स्टेट असेंबलीज थी उसमें होने लग गए हैं। और हमारे साथ जो पार्टीशन हुआ मुल्क है उसकी स्थिति ऐसी थी कि इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बात छोड़ दीजिए, मुझे कभी कभी इनकी तारीख देख के लगता है कि नेटफ्लिक्स का कोई ड्रामा देखूं, इससे अच्छा इनकी हिस्ट्री का एक चैप्टर उठा के पढ़ लूं तो ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी। खैर, हम इस चर्चा के विषय को आगे चलाते हैं और आगे चलाते चलाते इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि 1958 तक आते आते इनके द्वारा जो खुद का ही संविधान इन्होंने लिखा था 1956 में, इनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उसको उखाड़ फेंक के क्यों रद्द कर दिया गया और इनकी व्यवस्था के तहत इन्हीं का ही एक मिलिट्री मैन अयूब खान सत्ता के ऊपर क्यों आ जाता है। मुद्दा यहां से यह नहीं है, अयूब खान ने एक स्टेटमेंट तक दिया हुआ है। अयूब खान इनडायरेक्टली पाकिस्तान के वासियों को यह कन्वे करा रहा है कि डेमोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है वो पहले से ही डिक्टेटोरियल रिजीम और राजाशाही के फैन हैं। जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच्ची में डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत की फेवर नहीं करते हो क्या? दोस्तों, ये इंडिया वाले को हर बार यही प्रॉब्लम रहती है। इंडिया को लगता है कि वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया है तो यानी हम भी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें नहीं होना है। हमारे लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि एक से अधिक प्रकार के प्राइम मिनिस्टर्स को हम लोग मौका दे। हमने दिया, हमने गवर्नर जनरल्स को मौका दिया, हमने प्रेसिडेंट्स को मौका दिया। हमने देखा कि डेमोक्रेसी का एक एक्सपायरी डेट भी होना चाहिए। इसके लिए हमने अलग अलग प्रकार की एक्सपेरिमेंट्स की फ्रॉम 1947 टू 1956। उसके बाद 57-58 तक आते आते जब आईन तैयार हो गया तो हमने उसमें भी डेमोक्रेसी की बात तो किया ही है। वो बात अलग है कि हमने डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर हमारे राज्यों की जो प्रोविंशियल यूनिट थी वो खत्म करवा की और हमने एक वन यूनिट की स्थापना करवा दी कि पाकिस्तान पूरा का पूरा एक है। हमें दिक्कत उस बात के ऊपर बिल्कुल नहीं है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत इस तरह से उभर के आई। इंडिया को इस बात के ऊपर कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यह हमारा मानना है। जनाब, ये आपके साथ डेमोक्रेसी को लेके हुआ क्या है? आपके पहले एक टाइम के प्रधानमंत्री के द्वारा एक वन यूनिट की स्थापना की गई और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया गया और अयूब खान तक आते आते 1960s में आपने यहाँ पे बेसिक डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल लागू किया जहां पॉलिटिकल पार्टीज को भी खत्म कर दिया और थाना, काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट, विलेज लेवल के ऊपर काउंसिल्स की रचना करवा दी। पर इस तरह से थोड़ी डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत काम कर पाएगी? आपको नहीं लगता है कि आपके यहाँ की जो सिस्टम हुआ करती थी उसमें आपके ही मिलिट्री डिक्टेटर्स के द्वारा डेमोक्रेसी को हाईजैक कर दिया गया है? आपने मेरे पहले के जवाब का भी जो क्वेश्चन है उसका ढंग का जवाब नहीं दिया है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा तारीख वाइज हमको बताने की कोशिश करिए। दोस्तों, ये जनाबे पाकिस्तान तो आपको कुछ बताने वाले नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। पाकिस्तान में 1958 के अंदर काया पलट हो गया, तख्ता पलट हो जाती है पूरी तरह से और स्थिति ऐसी क्रिएट हुई कि वहाँ पे मिलिट्री रूल की शुरुआत हुई। अयूब खान ने वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया, एक नई सिस्टम लेके आए जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक डेमोक्रेसी, जिसके आधार के ऊपर हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ जो प्रोविंशियल यूनिट्स थी उसको पूरी तरह से री एडमिनिस्टर या रीऑर्गेनाइज किया गया। खैर, वहाँ पे सबके वोटिंग राइट्स भी ऑलमोस्ट छीन लिए गए थे क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू बाद में वोटिंग इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से क्रिएट किया जाता है और इसी आधार के ऊपर अयूब खान ने 1960s के दशक के अंदर इलेक्शंस भी कराए। मज़े की बात ये थी कि ये अयूब खान ही थे जिन्होंने 1960s के दौर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अपने ही कायदे आज़म यानी कि पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना,
उनकी सिस्टर फातिमा जिन्ना को इलेक्शंस के अंदर डिफीट कर दिया। ये जनाब आपको शायद इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे क्योंकि उनको शायद इसके ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती होगी, पूछेंगे अभी इनको। और अयूब खान के कंटेक्स्ट में एक चीज़ वो भी इंपॉर्टेंट है कि अयूब खान ही थे जिन्होंने 1965 में इंडिया के ऊपर वॉर भी किया था। जी हाँ दोस्तों, 1965 में अयूब खान ने कश्मीर को लेके, कश्मीर या उसके पहले भी आप देखोगे कच्छ में लड़ाई की थी और 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया गया। ये जिब्राल्टर के द्वारा कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की गई। खैर वो बात अलग थी कि कश्मीर लेने के चक्कर पे नहले पे दहला पड़ गया और शास्त्री जी तब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस दौर में शास्त्री जी ने इवेंचुअली लाहौर के ऊपर फ्रंट खोल दिया और बाद में ताशकंद में जो करार हुआ, ये करार भी एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो तारीख है उसके ऊपर एक विल सी की एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्लैब था कि भाई देखो आप ये गुस्ताखी दूसरी बार मत करिएगा कश्मीर को इस तरह से तोड़ने में। तो ओवरऑल पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स 58 से सत्ता में आते हैं और 1958 के बाद कंटिन्यूसली दे विल बी कैप्चरिंग पावर अराउंड और 68 तक या 69 तक अयूब खान का कार्यकाल रहा और अयूब खान को हटा के उन्हीं के ही एक और मिलिट्री जनरल सत्ता में आए 1969 के ट्रांजिशन में, जिनका नाम था याहिया खान। थोड़ा इनके पूछने की कोशिश करते हैं कि फातिमा जिन्ना को हराने के पीछे का लॉजिक क्या था और ताशकंद क्या इनके लिए वो भी एक क्रिकेट का गेम के समान था या कुछ और हुआ करता था। और फिर उसके बाद 69-70s की हिस्ट्री के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। देखो हम अयूब खान के समर्थक हैं, हम ये सोचते हैं कि अयूब खान ने जो भी किया होगा वो अच्छे के लिए किया होगा। 1960s के दौर में जब उन्होंने फातिमा जिन्ना को इलेक्शंस में हरा दिया तो गलत क्या था। हम उस पीरियड में जेंडर इक्वालिटी प्रीच कर रहे थे, आपके यहाँ नहीं थी पर हमारे यहाँ थी। हमने कहा स्त्री या पुरुष कोई भी कैंडिडेट होगा, अयूब खान के सामने लड़ेंगे उसको हारना निश्चित है, तो हमने उनको हरा दिया चुनाव के अंदर, क्या बड़ी बात कर दी। रही बात दूसरी 1966 में या 65 के अंदर ताशकंद या इंडिया पाकिस्तान, कश्मीर हमारे लिए क्रिकेट ग्राउंड के रूप में है। हमें लगता है कि वहां हमें ट्रायल मैचेस खेलनी चाहिए। अब ट्रायल मैचेस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम हारे या जीते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस खेलें। आपने चीटिंग कर दी, आपने कश्मीर की जगह लाहौर में फ्रंट खोल दिया। इंडिया हर बार ऐसा ही करता है, हमारे साथ सरप्राइज दे देता है। कभी मिसाइलें ऊपर से आ जाती है, कभी समुंदर के अंदर से आ जाते हो, कुछ भी ऐसा नहीं करते। तो हम तो इस तरह से ही देखते आए हैं दुनिया को, हमारे मुल्क को, और हमें तो आनंद होता है इसमें, इस तरह से रहने में। तो होपफुली आपको जवाब मिल गए होंगे मेरे। और रही बात याहिया खान साहब की, उनकी तारीख तो अयूब खान से भी बहुत बढ़िया है। आप जरा नाजरीन को बताइए, फिर मैं आपको थोड़ा उसके अंदर इंसाइट देता हूं। दोस्तों 1960s के दौर में जब भारत के अंदर खास करके 1964 के अराउंड शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, 62 में हमने चाइना के साथ भी एक युद्ध किया और 65 तक आते आते शास्त्री जी जब सत्ता में रहे तब हमारी पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई हुई और फिर ताशकंद का करार हुआ। इस दौर में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ चले गए थे। ये वो दौर था जब भारत के खेतों में गेहूं उग रहे थे, हम फूड सेल्फ रिलायंस की तरफ, फूड सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे थे, हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तब ये जनाब के मुल्क में अगर आप देखो तो हमें पता चल रहा है कि उनका फॉरेन डेट बढ़ रहा है, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रही है, उनके खेतों में टैंक के निशान थे जो भारतीय सेना छोड़ के आई थी, खास करके पंजाब वाले रीजन के अंदर। और इन स्थिति में 68 तक आते आते जब भारत के अंदर भी ट्रांजिशन हुआ है, क्योंकि 66 में वी लॉस्ट शास्त्री जी एट ताशकंद और उसके बाद इंदिरा गांधी 66 के बाद सत्ता में आके इंडिया को स्टेबलाइज कर रही है, तब पाकिस्तान ने एक और coup देख लिया। मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि इनकी तारीख में ही एक चीज है कि भाई कोई भी व्यक्ति एक हद से ज्यादा यहां सत्ता में नहीं टिक पाएगा। खैर अयूब खान ने तकरीबन 10-11 साल तक शासन किया, पर 68-69 के ट्रांजिशन तक आते आते उन्हीं के ही सेनापति याहिया खान उनको पलटा देते हैं। जनाब आपसे पूछना चाहेंगे कि ये याहिया खान की तारीख के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि उनकी पार्टी बहुत ज्यादा फेमस थी और रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में याहिया खान को फोन नहीं किया जा सकता।
या अगर उनका फोन आ जाए तो समझ लेना कि रिकन्फर्म करने के लिए दूसरे दिन सुबह उनको एक बार फिर से पूछ दीजिएगा कि सर कल रात को जो ऑर्डर दिया था वो सही दिया था कि गलत था, क्योंकि वो नोन फॉर लिटिल बिट गेटिंग टिप्सी आफ्टर टू स्मॉल स्मॉल थिंग्स अराउंड। ऐसा क्यों कहते हैं जनाब, थोड़ा जरा बोलिएगा याह्या खान के कंटेक्स्ट में। और आप क्यों याह्या खान के कार्यकाल में एक देश के रूप में, एक मुल्क के रूप में टूट गए। और ये याह्या खान का ही दौर था पाकिस्तान के अंदर जहां पहले जनरल इलेक्शंस किए गए ऑफिशियली, क्योंकि इसके पहले तो चुनाव होते ही नहीं है। और 69-70 के ट्रांजिशन में जब इलेक्शंस हुए तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है। हैप्पी बर्थडे किस बात का, तो मुजीबुर रहमान जो आवामी लीग के नेता हुआ करते थे, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से चुनाव लड़ा था, उनको मेजोरिटी मिलती है। पर याह्या खान और उस टाइम पे जो वेस्ट पाकिस्तान के एक और लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी के भाग के रूप में मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री ना बनाने का एक निर्णय लिया, जिसके कारण बांग्लादेश हो गया। जरा बताइए कि ये कहानी क्या थी, ये सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ जनाब, प्लीज गिव अस इनसाइट ऑन दिस। ये देखो हमारे लिए ये जो ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बना है, इससे बड़ा जमहूरियत का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। हम जमहूरियत में मानते थे, इसके लिए हमने जमहूरियत का एक एग्जाम्पल सेट किया। हमने डिसाइड किया कि हमारे बंगाली भाइयों को एक देश गिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। ये इंडिया की साजिश थी, जिसके मदद से मुजीबुर रहमान जो है वो अलग कर गए देश को, वरना पॉसिबल नहीं था ये। रही बात हमारे याह्या की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उनके दारोमदार में एक नए मुल्क का स्थापना हुआ। ये इतिहास की तारीखों में गोल्डन वर्ड से लिखा जाएगा कि एक मुल्क के दारोमदार में, या उसकी आप जब लीड कर रहे थे तो उनकी अध्यक्षता में एक नए नेशन को उसमें से क्रिएट किया गया है। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और किसी को मिलती है तो याह्या को मिली थी। दोस्तों 1969-70 के ट्रांजिशंस में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस को लेके जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करने की कोशिश की, तो इसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश का क्रिएशन होता है। मुजीबुर रहमान उसको लीड करते हुए एक नए राष्ट्र की स्थापना करेंगे, और भारत में इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर इंदिरा गांधी जो है वो सरकार में थी। हमने तब तक बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था। इंदिरा गांधी 1970s के अर्ली दौर के अंदर एक प्रोमिनेंट फेस के रूप में निकल के आ चुकी थी और इंडिया को स्टेबिलाईज कर रही थी इंटरनली। वो चाहे लैंड रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टेट सोशलिज्म को लागू करवाना हो, और बाद में जाके हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमी के ऊपर ही जो कमांड सिस्टम के आधार के ऊपर गरीबी हटाओ के कार्यक्रम हो, या बाकी सारे जो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, वो भी शुरू होने की तैयारी में थी। इस दौर में पाकिस्तान के अंदर 1971 तक आते आते जब ये बांग्लादेश का क्राइसिस निकल के आया, तो याह्या खान को सत्ता से पदभ्रष्ट किया जाता है एक तरह से, और पीछे पूरी दोरी जो है, एक तरह से दोरी संचार जो है, वो ले लिया जाता है जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। जुल्फिकार अली भुट्टो बाद में पाकिस्तान के अपने आप को प्रेसिडेंट के रूप में आइडेंटिफाई करवाएंगे, एंड 1971 से लेके 77 तक भुट्टो ही थे जो पाकिस्तान को लीड करते हैं। ये बात अलग है कि 71 से 77 के बीच में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को जब लीड करने की कोशिश की, तो उनको 6-7 सालों के बाद अपने ही आर्मी के लीडर्स के द्वारा हटा दिया गया, और उनमें से ही एक लीडर थे जिया उल हक, जो फिर से हिस्ट्री को रिपीट करेंगे। ये जुल्फिकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने इस्लामिक सोशलिज्म का आधार बनाया, एक ऐसा सोशलिज्म जो कैपिटलिज्म से विपरीत में था, पर ना ही उसमें कैपिटलिज्म रहा ना सोशलिज्म रहा। एक ऐसी खिचड़ी बनाने की कोशिश की जिसके माध्यम से पाकिस्तानी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, पर इसमें बुरी तरह से फंस गए। जुल्फिकार अली भुट्टो को उस दौर में एक बहुत बड़ी चीज का सेटबैक था, और वो था इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1974 में भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलमोस्ट पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया था। स्माइलिंग बुद्धा हमारा एक न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसके कारण पाकिस्तान को यह लग रहा था कि उसका अस्तित्व खतरे में है। और जुल्फिकार अली भुट्टो इसी दौर के अंदर सोच रहे थे और पब्लिकली डिक्लेयर भी कर रहे थे कि हम घास की रोटी खाएंगे, पर एटॉमिक ताकत के रूप में अपने आप को उभार के लेके आएंगे। जनाब से पूछने की कोशिश करते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो का कार्यकाल क्यों इतना सिग्निफिकेंट है,
क्योंकि शिमला में करार करने के लिए वही आए थे और 93,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बांग्लादेश के अंदर जो हमने पकड़े थे उनको वही ग्रेजुअली छुड़ा के लेके जाते हैं। क्या ख्याल है जनाब, ये 93,000 इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहीं एक जगह के ऊपर कैप्चर हुए थे। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, जरा बताइए हमको। रिपोर्टर बाबू, आप बहुत ज्यादती वाले सवाल करते हो हमसे और तारीख भी उल्टी सिल्टी पढ़ाते हो। हमारे 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करवाया हो बात है, पर वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। बहुत बड़ी बात है, हमें उसका फक्र है, पहली बात। दूसरी बात, भुट्टो साहब ने यह कहा कि हम घास की रोटी खाएंगे पर एटम बम बनाएंगे। बम बना दिया देखो हमने, कहीं और से लाके पुर्जे बुर्जे जोड़ दिए, ब्लूप्रिंट उसकी पूरी की पूरी, नक्शा भी कहीं और से लेके आए, बन तो गया। रोटी तो तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आज तो खैर पानी भी नहीं है, कोई पानी पिला दे तो ठीक रहेगा। और रही बात डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, तो हमें तो अच्छा लगता है कि जब भुट्टो साहब ने हमारा एक नया आईन लिखा। हमारे यहां डेमोक्रेसी का मतलब ही यह है कि हम जीते, भुट्टो जीते। डेमोक्रेसी क्या डेमोक्रेसी अगर तुम ना जीत पाए उसके अंदर, तो ये सिस्टम डेमोक्रेसी हमारे लिए इसी प्रकार से चलती है। और हमारी जमहूरियत म्यूजिकल चेयर की तरह है, मैंने आपको बताया रिपोर्टर बाबू। और म्यूजिकल चेयर की खासियत ये होती है कि हमें समय अंतर के ऊपर नए लीडर्स चाहिए, और शायद इसी का ही आउटकम था कि भुट्टो को हटा दिया गया और हमारी आर्मी फिर से टेक ओवर करती है। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे मुल्क में सबसे प्रिय कोई इंस्टीट्यूशन है तो आर्मी है। और जियाउल हक 1977 में आए तो हमें बहुत ही वेलकमिंग लगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। 77 के ट्रांजिशन तक आते आते जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को पलटा दिया, और जो आर्मी के मुखिया हुआ करते थे उस पीरियड में जियाउल हक, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, बाद में उनको जेल में डाल दिया और इवेंचुअली उनको फांसी पर लटका दिया गया। 78 तक आते थे। ये जिया ही थे जिन्होंने पाकिस्तान में इस्लामिक रेडिकलिज्म की शुरुआत की, एक्सट्रीमिज्म की तरफ पाकिस्तान को लेके गए, वहाँ के यूथ को सेक्टेरियनिज्म यानी कि संप्रदायवाद की तरफ लेके गए। अपने ही मुल्क के अंदर जो इस्लामिक माइनॉरिटीज़ हुआ करते थे, जैसे कि अहमदिया है या शिया है या और भी समुदाय के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं विलसी की रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेट करवाने की शुरुआत भी इसी दौर में आपको मिलेगी। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हो गए हो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हो, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो, वो कहीं ना कहीं जिया की पकड़ में आ चुके थे। और जिया ही थे जिन्होंने 79 तक आते आते कोल्ड वॉर के अंदर भी अपना एक थिएटर पाकिस्तान में खोलने की कोशिश की। ये वो दौर है जहां पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज अमेरिका के द्वारा गाइड की जा रही थी। क्यों? क्योंकि 1979 के अंदर जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अपना एक एक्सपांशन किया तो उसको रोकने के लिए अमेरिकन घुसे, और अमेरिकन पाकिस्तान को अपना बेस बनाते हुए वहां से ही उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करवानी शुरू की टू काउंटर द रशियंस, सोवियत रूस को काउंटर करने के लिए। और शायद इसी का ही परिणाम था कि जियाउल हक को लग रहा था कि भाई देखो, हम पूरी दुनिया के एक तरह से फोकस पॉइंट के रूप में है टू काउंटर द कम्युनिज्म, बट इन रियलिटी एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज बीइंग प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ द इंपीरियल फोर्सेस। एंड इवेंचुअली ये जिया का ही टाइम था जहां उन्होंने यूथ को एक अलग दिशा में मोड़ दिया, और अल्टीमेटली आज पाकिस्तान जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरह की एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस वहाँ पे जो इंटरनली भी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं जिया का योगदान आपको मिलेगा। क्या ख्याल है बाबू? और आपके एक प्रेसिडेंट को इस तरह से हैंग किया जाता है, भुट्टो को जिस तरह से फांसी पर लटकाया गया था, बहुत ही अनहोनी घटना आपको पाकिस्तान के इतिहास के अंदर होती हुई देखने को मिलेगी। बताओ जरा इसके बारे में, क्या सही कहा कि गलत कहा हमने? पत्रकार बाबू हमसे कुछ भी सवाल पूछे जा रहे हैं, अब इन्हें कौन बताए हमारी तारीख, जियाउल हक की तारीख 1977 से 1988 की तारीख। इस तारीख में हम पूरे दुनिया के फोकस पॉइंट थे, पूरी दुनिया भर के मुजाहिदीन हमारे यहाँ आते थे, हमारे रास्ते से अफगानिस्तान में जिहाद करने जाते थे कि सोवियत रूस को हराने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेक काम हुआ करता है। हमने हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का उस दौर में सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। आप क्या जानते हो हमारी तारीख?
ये हमारी तारीख थी कि हमारे जो यूथ था, हमारा जो उस टाइम पे जोश था, उसका परिणाम ये था कि हमने हमारे लड़कों को तैयार किया ट्रिगर प्रेस करने में, ट्रेनिंग देने में, फाइट करने में। अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, उसी से तो हमारे बड़े बड़े बंगलोज बने हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब क्या बेकार था? तुम लोग पागल हो गए थे इंडिया वाले हर बार? तुम उस दौर के अंदर एशियन गेम्स करवा रहे हो, भारत के अंदर स्पेस प्रोग्राम की बातें कर रहे हो। ये सब थोड़ी होता है। ये ज़ियाउल हक का कार्यकाल था, जहां हम लोग अद्भुत तौर के ऊपर पाकिस्तान को पूरे दुनिया के नक्शे के ऊपर लेके आए, और हमें फक्र है उस दौर का। आपको ये नहीं समझ में आएगा पाकिस्तान की तारीख के बारे में, आए बड़े। दोस्तों 1980s का दौर पाकिस्तान के लिए बड़ा मतलब है ना विचित्र रहा था। 77 से 88 के बीच में ज़ियाउल हक शासन कर रहे थे, लग रहा था कि उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है। पर पाकिस्तान के इतिहास में हर बार ट्विस्ट रहा है, मतलब ऐसा ट्विस्ट जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के पिक्चरों के अंदर नहीं मिलता, या आप देखने की कोशिश करोगे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुर्सी का खेल कुछ अलग तरह से ही खेला गया है। 1988 में ज़ियाउल हक, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो और भी लंबा शासन करेंगे, उनके यहाँ एक दुखद घटना बन गई और उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। हम सबको नहीं पता है कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ था, पर इसके ऊपर काफ़ी अटकलें लगती रहती है पाकिस्तान में। ये वो दौर है जब पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामाइजेशन के कैद में आ चुका है। ये इस्लामाइजेशन के साथ साथ उसमें यहाँ बहुत फॉरेन फंडिंग भी आया था, नो डाउट, बट उससे उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई पर बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने ही इनमें से पैसे कमाए थे, ऑब्वियस से जो लीडर्स थे, इलीट्स हुआ करते थे। दूसरी कहानी, अफगानिस्तान के थिएटर से जो फ्री फ्लो ऑफ ड्रग हुआ, और ये ड्रग्स के पैसे से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर भी क्राइसिस निकल के आई, एक क्लाशनिकोव कल्चर निकल के आया, और इवेंचुअली 1988-89 तक आते आते वी विल सी कि एक डेमोक्रेसी की होप निकल के आ रही थी। ये क्यों था? उसके पीछे का कारण था कि नए लीडर्स निकल के आ चुके थे। जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनको फांसी पर लटका दिया गया था, उन्हीं की ही डॉटर इस दौर में पॉलिटिक्स में आ चुकी थी। बेनजीर अली भुट्टो नाम था उनका, एंड शी वॉज क्वाइट अ पॉपुलर लेडी। इसी दौर में 1988 के ट्रांजिशन में देखोगे तो पंजाब से भी एक चेहरा निकल के आ रहा था, उनका नाम था नवाज शरीफ। इंटरेस्टिंग कहानी है, 1988 से 1999 के बीच में पाकिस्तान में ये जो डेमोक्रेसी का जो ड्रामा है, ये इसे जैसे कहते हैं हम लोग डांस ऑफ डेमोक्रेसी, ये चलता रहा। 10 सालों के अंदर, या 1988 से 99 के बीच में तकरीबन 10 से 11 सालों के बीच में पाकिस्तान में 4 दफा प्राइम मिनिस्टर फिर बदले गए। 2 बार बेनजीर अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनती है, 2 बार नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। थैंक्स टू द ब्लेसिंग एंड द इंटरफियरेंस ऑफ द पाक आर्मी, इनको कभी कभी आधे आधे टर्म से सत्ता से हटा दिया जाता था और एक की जगह दूसरे को रिप्लेस किया गया। और इस परिस्थिति में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ओवरऑल जो उसका फोकस पॉइंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। सोसाइटी रेडिकलाइज हो चुकी है। अफगानिस्तान का थिएटर तो खत्म हो चुका है, क्योंकि 1989 में सोवियत रूस ने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर दिया था, पर पाकिस्तान को वो एक गिफ्ट देके जा रहा था, वो था रेडिकलिज्म और तालिबान जैसे ग्रुपिंग्स का इमर्जेंस होना। खैर, इस दौर में पाकिस्तान में बहुत मिलियंस ऑफ मात्रा में रेफ्यूजीज भी आए। वो अफगानिस्तान से आते हैं, क्योंकि वहां पे जो सिविल वॉर उभर के आएगा वो पाकिस्तान और उनकी आर्म्ड फोर्सेस की देन के रूप में था। बात आगे चली, इस दौर में कंटेम्प्रेरी पीरियड में इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल के आया था। 1990-91 तक आते आते इंडिया में पीछे देखोगे तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुई थी, क्योंकि हमने हमारे प्रधानमंत्री को घुमाया था, राजीव गांधी जी को, और 91 के बाद हमने एलपीजी किया, हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, हम आईटी रिवॉल्यूशन में गए, हमने धीरे 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 डिसइन्वेस्टमेंट को करना शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन का भाग बने, और हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उससे हम लोग बाहर निकल चुके थे। इस दौर में पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान ने एक चीज़ वो अचीव की थी, वो थी 1992 का वर्ल्ड कप। खैर, हम भी इसके पहले 83 में वर्ल्ड कप जीत के आए थे, और इसी के नाम के गुणगान ये हमारा जनाब बाबू है गाए जाते हैं। उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने ये जो 98 तक का जो दौर है, इसमें जो 4 बार प्रधानमंत्री देखे, 2 ही प्रधानमंत्री थे, हर 2.5 साल में उनको रिपीट किया गया है और बाद में करप्शन के चार्जेस के ऊपर हटा दिया गया। इंटरेस्टिंगली, बेनजीर अली भुट्टो की सरकार के अंदर उनके जो हस्बैंड थे,
उनको मिस्टर 10% के रूप में कहा गया है। मिस्टर 10% क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर फिक्स था कि 10% करप्शन के चार्जेस या 10% उनको कमीशन देना पड़ता था, और वो करप्शन के रूप में विल सी की प्रोजेक्ट्स को पास करवाने के लिए जाने गए। जरा बताइए हमें जनाब बाबू कि ये सही तारीख है या गलत तारीख है, और इस टाइम पे आपने क्या बड़ा निकाल दिया पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में? प्लीज थ्रो सम लाइट। ये इंडिया वाले रिपोर्टर बाबू को हर बार ये उल्टा ही क्वेश्चन आता है। हमने पहले भी कहा कि हमारी जमहूरियत ऐसे ही चलेगी। हमें कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक वजीर आजम एक हद से ज़्यादा समय तक पसंद नहीं आता, और हमारे लिए आर्मी जो करती है वो सबसे बेस्ट होता है। तो आर्मी ने टेक ओवर करने का प्लान किया ज़ियाउल हक की मृत्यु के बाद। हमने कहा कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर्स को घुमाते रहेंगे, तो इस तरह से घुमाते रहे, कभी बेनज़ीर भुट्टो को, कभी नवाज शरीफ को। और रही बात करप्शन की, तो गलत क्या है? 10% ही जरदारी साहब खाली खाते थे, बाकी का 90% तो उनकी सरकार के और भी लोगों के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए भी रखे गए हैं। इतने भ्रष्ट नहीं थे कि 100 का 100% पैसा खा जाए, सरकार का पैसा ब्यूरोक्रेसी में और सिस्टम में सब में बांटे हैं उन्होंने। तो ये तो अच्छी बात की है ना उन्होंने। आप उनको खाली बदनाम किए जा रहे हो, हमारे नेताओं को, ये गलत बात है। और आप कहते हो हमने क्या बनाया इस दौर में? 4-4 प्राइम मिनिस्टर्स बनाए, कोई कम है? भले 2 ही चेहरे थे। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया 98-99 में, जब आपने 98 के ट्रांजिशन में पोखरण किया, तो हमने भी बता दिया कि हम भी न्यूक्लियर हैं, हम भी एटमी ताकत है। तो हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हमने भी बहुत सारी अचीवमेंट की है। हमने आपके प्रधानमंत्री जी को बस यात्रा पे बुलाया, फिर देखो कारगिल में कैसा बनाया। तो हम बड़े स्मार्ट लोग हैं। आप लोग हो इंडिया वाले उल्टा उल्टा बोलते रहते हो। आप लोग हो जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। हमने पूरी कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बनाई 89 के बाद, जब हमारा अफगानिस्तान का थिएटर खत्म हो गया, तो हमने वहां के युवाओं को, यूथ को डाइवर्ट कर दिया कश्मीर के अंदर। तो हम तो बहुत कुछ बनाते हैं, आप हो जो हमें बदनाम किए जा रहे हो उल्टा सुल्टा। हाँ दोस्तों, 1990s में जब पाकिस्तान इस पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप से गुजर रहा था, कभी बेनजीर अली भुट्टो, कभी नवाज शरीफ, और पीछे आर्मी इनको गाइड कर रही थी, तब इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर था। आप सबको पता होगा 1991 के ट्रांजिशन में जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद तात्कालिक रूप में कांग्रेस की सरकार बनती है, बीपी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उसके बाद कंटिन्यूसली कोलिशन गवर्नमेंट्स रही। पहले उस दौर के अंदर आप देखोगे नरेंद्र कुमार गुजराल है या देवेगौड़ा साहब है, और फिर वाजपेयी साहब की सरकार बनती है, और वो भी स्टेबल इनिशियली नहीं हो पाती है। तो कभी 13 दिन की सरकार रही, कभी 13 महीने की, और उसके बाद 4-4.5 साल तक रहा। इस 98-99 का दौर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दोनों ऑफिशियली न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं। हमने पोखरण 2 किया था, और इसी टाइम पे पाकिस्तान ने भी पोखरण 2 किया। इंटरेस्टिंगली इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगे, और पाकिस्तान के ऊपर भी नाम मात्र सैंक्शंस लगाए जाते हैं। आप देखिए कि इस दौर में इंडिया इकोनॉमिकली आइसोलेट हो चुका है, टेक्नोलॉजिकली आइसोलेट हो चुका था। हमारे मित्र ही हमसे नाराज़ हो गए थे कि इंडिया क्यों न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट कर रहा है। इन सब के बावजूद भी हमने हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, हमने इन्वेस्टमेंट लेके आए, हमने ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए, हम जहाँ पे हो सकते थे वहाँ इंटीग्रेट करवाने की कोशिश कर रहे थे, और इनोवेशन और R&D के माध्यम से हमने डेवलपमेंट की। इसी 98-99 के दौर में पाकिस्तान जब न्यूक्लियर तो बन गया, चलो एटमी ताकत के रूप में, पर उसको मिला क्या? आप देखिए उसने हमारे साथ बस की डिप्लोमेसी की, वाजपेयी साहब वहाँ गए लाहौर के अंदर, और उसी दौर में हमारे साथ कारगिल किया गया, राइट। और मज़े की बात आप देखिए, पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट हो गया, क्योंकि 99 तक आते आते मुशर्रफ ने अपने ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का खेल पलटा दिया, और फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान की इतिहास में जो म्यूज़िकल चेयर है, और हमारे जो यहाँ बाजू में बैठे हुए हैं जनाब पाकिस्तान, वो भी ये कह रहे थे कि भाई देखो उनकी तो जमहूरियत ऐसे ही चलती है। तो कुछ इस तरह से पाकिस्तान की तारीख 99 तक आपको देखने को मिलती है। मुशर्रफ 1999 से लेके 2008 तक फिर से पावर को कैप्चर करेंगे। इस दौर में आप देखिए कि पाकिस्तान की किरकिरी हुई ऑलमोस्ट पूरे विश्व में,
क्योंकि करगिल को लेके उनको आखिर में प्रेसिडेंट क्लिंटन, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनको कॉल करना पड़ा इंटरफियर करने के लिए और इंडिया को समझाने के लिए, क्योंकि इंडिया उसमें और हार्ड स्टैंड लेना शुरू कर रहा था, जैसे हम लोग आज की तारीख में अभी ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो इन स्थिति में पाकिस्तान की दशा खराब हो रही है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली भी, एंड विल सी कि पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजर रहा था। पाकिस्तान को 2001 तक आते आते स्टेबिलिटी मिली। स्टेबिलिटी इसके लिए मिली क्योंकि अमेरिका में WTC हो गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ, और प्रेसिडेंट बुश तब तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था इधर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, और पाकिस्तान की मदद ली जाती है फिर से अमेरिका के द्वारा। क्यों? क्योंकि अल-कायदा, जो उसामा बिन लादेन विल सी की जब अटैक करता है, या उसी की संस्था के द्वारा अटैक किया गया था, तो इसमें अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के ये सब पूरा प्लानिंग किया गया है। और अमेरिका ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में, और तालिबान जो उभर के आया है पाकिस्तान की मदद से ही, या पहले तो इनिशियली अमेरिका की मदद से ही, उनको सप्रेस करेंगे। और मुशर्रफ ने पावर कैप्चर करते हुए इस दौर में पाकिस्तान को 2008 तक शासन उन्होंने रखा। इंटरेस्टिंगली मुशर्रफ इस दौर में एक साइड के ऊपर गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसीज खेलते रहे, पैसे बनाते रहे। पाकिस्तान का कोई डेवलपमेंट आपको उस दौर के अंदर भी उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी को स्टफल कर दिया था, एक तरह से उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी। उनकी संघर्ष उस टाइम पे जुडिशरी के साथ भी चल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का माहौल उभरने की कोशिश की जा रही थी, पार्टीज उनके सामने प्रोटेस्ट कर रही है, लोग आंदोलन कर रहे थे। मुशर्रफ ने तब भारत के साथ भी मित्रता के हाथ बढ़ाने की कोशिश की, पर एक तरह से वो एक छलावा था। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इन्हीं दौर में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, फिर बीच में थोड़ी और चीज़ें स्ट्रीमलाइन करवाने की कोशिश की हुई, क्रिकेट डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत ओपन हो गई, वहाँ की टीम यहाँ के आई, वहाँ यहाँ की टीम वहाँ जाके खेल के आई, बट ये सब कुछ चलता रहा 2008 तक आते आते। और 2008 में फिर से हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी उभर के आई रही थी, तब उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर अली भुट्टो का असैसिनेशन हो गया। तो वहाँ प्रधानमंत्री लीडर्स को इस तरह से विल सी की बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी हत्याएं कर दी जाती है, असैसिनेशन हो जाता है, कोई षड्यंत्र का भाग बन जाते हैं। और मुशर्रफ 2008 के अंदर सत्ता छोड़ते हैं, और 2008 में एक तरह से देखा गया पहली बार कि एक सिविलियन गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की तरफ पाकिस्तान के अंदर उभर के आती है। जनाब पाकिस्तान से थोड़ा राब्ता करता है कि भाई उनका क्या ख्याल है इस दौर में, और 2008 के बाद ट्रांजिशन में क्या हुआ, थोड़ा उसका भी पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पत्रकार साहब, आपको ये समझ में नहीं आता है कि मुशर्रफ क्यों पावर में आए थे। हमारे यहाँ कू अगर ना हो तो हमारी प्रजा को जमहूरियत के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो मुशर्रफ ने कू किया यूनिफॉर्म वाला, तो गलत क्या था? ऑलरेडी हमने 10 साल तक थोड़ी बहुत जमहूरियत देख ली थी। 1999 में मुशर्रफ आए, अच्छा काम हुआ हमारे लिए। हमारे लिए अच्छा काम इसके लिए हुआ क्योंकि 9/11 में हम अमेरिका के साथ ही बने। अमेरिका ने 9/11 करने उसके होने के बाद जब अफगानिस्तान के ऊपर युद्ध डिक्लेयर किया, तो हमसे ही पूरी नाटो फोर्सेस निकल के आई। उसके ऊपर हर जगह के ऊपर कमीशन हमारा था। हमारे लीडर्स, हमारे मिलिट्री लीडर्स को इससे बहुत पैसे मिले, डॉलर ही डॉलर हमको मिलते रहे, तो हमारे लिए तो बढ़िया रहा। हमारे बड़े बड़े बंगले बने, हमारी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी निकल के आई, हमने ये पैसा घुमाया दुनिया के और भी देशों के अंदर। हमारे बच्चे, हमारी फैमिली बड़ी खुशामदीद, बहुत ही अच्छी प्रगति की। तो ये तो अच्छी बात है। और रही बात अमेरिका का साथी बनने की, क्यों? क्योंकि अब हमको तालिबान की ज़रूरत नहीं थी, अब हमको अल-कायदा की ज़रूरत नहीं थी। इन्हीं अल-कायदा और तालिबान को हमने बनाया था 1990s 1980s के दशक में रशिया के सामने लड़ने से। अब हमको ज़रूरत पड़ गई तो हमने उनको बेच दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस स्थिति में मुशर्रफ का जो पूरा स्ट्रैटेजी था बहुत बढ़िया था। और कारगिल तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट था। कारगिल तो हमें लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट हमें इस तरह से करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम करेंगे, कश्मीर के ऊपर माहौल बनता रहेगा, हम मार खाएंगे, हम हमारे ही लोगों को नहीं स्वीकारेंगे, तो गलत क्या है उसमें? हमने कहाँ स्वीकारा था कि ये हमारे रेगुलर आर्मी के लोग थे? ये तो आप इंडिया वाले हो जो उनको इतना रिस्पेक्टेड और डिग्निफाइड वे में हाईलाइट करते थे, वरना तो हम तो कभी स्वीकारे भी ना। तो इस तरह से हमको अच्छा लगा मुशर्रफ का दौर। और हमारी जमहूरियत की तो खासियत रही है कि 2008 तक आते आते मुशर्रफ साहब को भी हमने टाटा बाय बाय कह दिया और फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आए। और हमको अच्छा लगता है 2008 से लेके आज तक देखिए हमारे यहाँ जमहूरियत ही जमहूरियत है। प्रधानमंत्री आए और गए, पर आर्मी का शासन हमारे यहाँ बढ़िया चलता रहा। दोस्तों 2007-8 जो मुशर्रफ का आखिर का टेन्योर था, तब तक आते आते पाकिस्तान में बहुत सारी क्राइसिस निकल के आ गई। एक तो रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म की क्राइसिस, जिसको पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया था। वहाँ पे जो दहशतगर्द थे, मिलिटेंट्स हुआ करते थे, टेररिस्ट हुआ करते थे,
उन्होंने आके लाल मस्जिद जो लाहौर के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट मॉस्क हुआ करती थी, उसको टेक ओवर कर दिया और मुशर्रफ को उसके लिए टैंक्स रोल ऑन करनी पड़ी। तो इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन अराउंड। आपने इन्हीं को ही क्रिएट किया था कुछ साल पहले रशिया और फिर उसके बाद भारत में टेररिज्म क्रिएट करने के लिए। आज आपको वही स्वाद चखना पड़ रहा था उसी दवाई का। खैर, मुशर्रफ का कार्यकाल में एक और घटना अनहोनी हो जाती है, वो बेनज़ीर अली भुट्टो की हत्या कर दी गई 2007 में और उसके बाद मुशर्रफ ने स्टेप डाउन किया 2008 में। एक तरह का फेसेटेड इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शंस के परिणाम स्वरूप एक सिंपैथी वे में आसिफ अली जरदारी जो बेनज़ीर अली भुट्टो के हस्बैंड हुआ करते थे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और यूसुफ रज़ा गलानी प्राइम मिनिस्टर के रूप में निकल के आए। 2008 बड़ा क्रिटिकल टाइम था क्योंकि 2008 तक आते आते भारत में यूपीए की सरकार थी। इनफैक्ट 2008 के एंड में भारत में 26/11 मुंबई अटैक्स हुए हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट थे और उसको लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्रेनस दौर भी आपको मिलता है। इस दौर में इंडिया तो कैसे भी करके रिकवर कर देता है, पर पाकिस्तान आप देखिए जरदारी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ। क्यों? क्योंकि 2008 से 2013 के तक आते आते आसिफ अली जरदारी के ऊपर फिर से वो टैग लगता है मिस्टर 10% का। क्यों? क्योंकि वो 10-10% कमीशन खा रहे होते हैं राष्ट्रपति होने के बावजूद भी। इस दौर में भी पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 ईयर्स की टर्म कंप्लीट नहीं की 2008 से 13 के बीच में। इस दौर में भी हमें 2-3 प्रधानमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वही दौर है जहां ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया है पाकिस्तान के अंदर से। तो जिस दहशतगर्द, जिस टेररिस्ट के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई थी, वो पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया। अबोटाबाद नाम के एक जगह है पाकिस्तान में जो मिलिट्री एकेडमी है, उसके जस्ट बाहर उसके कंपाउंड में वो रहा करता था और एक नहीं कुछ 3-4-5 साल से रह रहा था। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी क्राइसिस होगी। और जब ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया तो स्थिति ऐसी हो गई थी पाकिस्तान की सरकार की कि काटो तो खून ना निकले, अगर नस भी काट दोगे तो अंदर से खून नहीं निकल रहा था। क्योंकि यहाँ स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी और उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, ह्यूमिलेशन फेस ऑफ करना पड़ रहा था। तो देखिए, राष्ट्र निर्माण में आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। पूरी दुनिया इनके ऊपर थू थू कर रही थी कि आप उनको आश्रय दे के बैठे हुए थे, यू आर गिविंग देम रेफ्यूज अराउंड। खैर, इसके बाद भी पाकिस्तान में एक और स्कैंडल हुआ, मेमोगेट स्कैंडल कहते हैं, जहां उनके एक डिप्लोमेट के द्वारा लेटर लिखा गया अमेरिका को कि भाई हमें बचा दो, हमारी आर्मी शायद हमको पलटाने की कोशिश कर रही है, कू करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से 2008 से 2013 तक जरदारी की सरकार रही। इस दौर में भी करप्शन के चार्जेस लगते रहे, मिस्टर 10% का आरोप लगा और हमारे जो यहाँ पे जनाब पाकिस्तान बैठे हैं वो तो इसको जस्टिफाई भी कर रहे थे और वो तो अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि भाई देखो जरदारी ने तो 10% लिया है तो वो तो बड़े मॉडेस्ट है ना। कुछ कुछ जगह पे तो 100% तक लोग ले लेते हैं, तो ये तो 10% का करप्शन कर रहे हैं, बाकी 90% बांट भी रहे हैं ना बाकी सारे लोगों में। तो ये स्थिति थी वहाँ जमहूरियत की। आप देखिए 2013 तक आते आते फिर से तख्ता पलट होने की शक्यता थी। इनफैक्ट 2013 में नवाज शरीफ वहाँ पे पावर के ऊपर आए और नवाज शरीफ ने आके इंडिया के साथ रिलेशंस को भी इंप्रूव करने की कोशिश की। आपको पता होगा 2014 में हमारे यहाँ पे भी विल्सी की इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस का परिणाम ये रहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी हमारे पीएम बने। 2014 के आसपास का दौर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि नवाज शरीफ खुद आए प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें। तो एक बहुत डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिलता है। इंडो पाक रिलेशंस के बीच में अच्छे संबंध बनने की एक शुरुआत हो चुकी थी और इस दौर में प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद फिर पाकिस्तान भी जाके एक सरप्राइज विजिट थी लाहौर के अंदर। जनाब पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रा इनसे भी फीडबैक लेंगे। और 2015 के ट्रांजिशन में 16 के ट्रांजिशन में हमने इनको ट्रस्ट करने की शुरुआत की थी, पर ट्रस्ट करने के बाद मिला क्या हमें पठानकोट मिलता है, हमारे ही मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक कर दिया गया और ये दर्शा रहा था कि अभी भी पाकिस्तान इंडिया के कंटेक्स्ट में और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने में तैयार नहीं था। और खैर वो तो छोड़ दीजिए, नवाज शरीफ इस 2013 के बाद लग रहा था कि वो थोड़े स्टेबल ग्राउंड पे पाकिस्तान को चलाएंगे, पर वो भी 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पनामा पेपर्स में नाम आ गए थे। करप्शन की एक लिस्ट निकल के आई थी, पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर तलवार गिरती है। तो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 2.0 के रूप में बन के आए थे, क्योंकि इसके पहले 1990 दौर 90s के अंदर भी ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। और नवाज शरीफ के ऊपर आरोप लगा करप्शन का और उनको रिजाइन करवाना पड़ा और उसके बाद
फिर पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी रही। 2018 तक आते आते इसी पाकिस्तान में एक और नए लीडर आए जिन्होंने कहा कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, जिनका नाम था इमरान खान। और उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग चली। पहले जनाब पाकिस्तान से देखते हैं कि भाई ये 2013-18 का जो टाइम पीरियड है या 8 से 18 तक का टाइम पीरियड है, उसमें आपको क्या लगता है कि वहाँ कहाँ मार खा गए? अब अच्छा, आर्मी भी इस दौर के अंदर आपको सत्ता के ऊपर सीधे-सीधे नहीं मिलेगी, तो भी ये स्टेबिलिटी नहीं रख पाते हैं। पत्रकार बाबू, आपको ये लगता है कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से पकड़ा गया तो हमारे लिए ह्यूमिलेटिंग है? वो हमारा स्टेट गेस्ट हुआ करता था, हमने उसको गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया हुआ है। इसके लिए हमें तो बहुत ही प्राउड होता था, फक्र होता था कि देखो हमारे यहाँ से ओसामा बिन लादेन। ये तो अमेरिका ने थोड़ी चालाकी कर दी, वरना हम पकड़ ना देते थे उसको। रही बात हमारे लीडर्स की, पनामा पेपर्स के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम आना हमारे लिए बहुत फक्र की बात है फिर से। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी धनवान लोग थे, अमीर लोग हैं, उनके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर अव्वल आए हैं। तो एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात हो जाएगी कि वी हैव हेडेड टू द रिचेस्ट ऑफ द पर्सन्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे। हम भले गरीबी में रहे, हमारे यहाँ आटा ना हो, दाल ना हो, चावल ना हो, पेट्रोल ना हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम आना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है करप्शन के अंदर। ये गलत बात है, आप इसको इस तरह से नहीं देख सकते। और ये सब पैसा चीन का था। नवाज शरीफ ने चाइना पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना करवाई साहब। पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पंजाब से जाता है, उनके होम स्टेट से। और वहां पे उनको कितने ठेके मिले, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, कितनी सारे पीछे किकबैक्स। तो अच्छी बात है ना, हमारे मुल्क के एक स्टेट का विकास हो रहा था उसमें। आप उल्टा उल्टा कहते हो। और 2018 तक आते आते हमारे यहां जब बदलाव हुआ तो हमने स्वीकार लिया, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि जमहूरियत हमारे यहां ऐसे ही चलती है। और इमरान खान आए, इमरान खान ने आके क्या ट्विटर के ऊपर नया पाकिस्तान की स्थापना की। ऐसा पाकिस्तान जिसकी कल्पना हमारे जितने भी पुराने लीडर्स थे कोई नहीं कर सकता था, इंडिया वाले भी नहीं कर सकते थे। और आपको लगता है कि नया पाकिस्तान इमरान खान ने बनाया है, वो क्या उल्टा सुल्टा बना दिया है? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। दोस्तों, 2018 से 2018 ऑनवर्ड से 2022 तक पाकिस्तान में नया पाकिस्तान का विचार लेके और एक स्लोगन लेके इमरान खान सत्ता के ऊपर आए। इमरान खान ने ट्विटर के ऊपर जोरदार डिप्लोमेसी भी शुरू कर दी और बातें करनी शुरू कर दी, पाकिस्तान की एक नई कल्पना की, और उनको लाखों लोगों का समर्थन भी मिला। खैर, इस दौर में भी पाकिस्तान क्राइसिस से तो बाहर नहीं निकल के आया। 2019 तक आते आते उनको आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ा और इंडिया के ब्लेम करते रहे कि ये सब इंडिया करवा रहा है। रियलिटी ये थी कि 1991 के बाद इंडिया ने आईएमएफ की तरफ देखा भी नहीं है, जब हमारे यहाँ एक बीओपी की बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी। पाकिस्तान इस समय तक आते आते ऑलमोस्ट 20-22 बार आईएमएफ के पास जा चुका था और वहाँ से हर हफ्ता दर हफ्ता विल सी कि महीने 2 महीने के बाद पैसे उधार लेता रहा। उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई पूरी की पूरी तरह से, उसको सॉल्व नहीं कर पाए। एक्सपोर्ट्स उनके खड्डे में चले गए, इकोनॉमी पूरी तरह से टैंक हो जाती है, रेडिकलिज्म टेक ओवर कर रही है सोसाइटी के अंदर। उनके सैकड़ों विस्तारों के अंदर बहुत सारे मिलिटेंट आउटफिट्स निकल के आए थे, खास करके बलूचिस्तान वाला रीजन हो गया हो या केपी के हो गया, वहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट भी एक तरह से शुरू हो गया है, पर पाकिस्तान उसको भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये वो दौर है जब 2020 में कोविड आया, कोविड में बहुत मिसमैनेजमेंट हुई। इमरान खान के ऊपर वहाँ तक आरोप लगा कि कोविड में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी तो उन्होंने पाकिस्तान को ओपन रखा। और इस दौर में इमरान खान के साथ दिक्कत ये हो गई कि इमरान खान जिस तरह से लार्जर देन लाइफ बन रहे थे, ना वो आर्मी को पसंद आ रहा था और पॉपुलर मैंडेट के रूप में वो अमेरिका को बहुत ब्लेम कर रहे थे। और परिणाम ये हुआ कि 2022 में उनके ऊपर करप्शन के और भी आप देखोगे गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में देख लो या विल्सी की चुनाव में धांधली के कंटेक्स्ट में आप देख लो, तो बहुत बार इनके ऊपर आरोप लगे, इनको मल्टीपल टाइम अरेस्ट किया गया और आखिर में जेल में डाल दिया गया। 2022 के बाद विल्सी की पाकिस्तान में इमरान खान जो एक पॉपुलर फेस के रूप में निकल के आए थे, उनको फिर से जमहूरियत का एग्जाम्पल देते हुए पाक आर्मी और ग्लोबल फोर्सेस के कंटेक्स्ट में आप अगर अमेरिका का भी रोल देखोगे तो इमरान खान ने तो ब्लेम किया था कि भाई ये अमेरिका विदेशी ताकत है, ये करवा रही है। जो भी हो, बट परिणाम पाकिस्तान के लिए बड़ा दुखद रहा। 2022 में इमरान खान जेल में गए और 23 तक आते आते फिर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो है
वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और वहाँ से लेके अभी तक आप देखिए पाकिस्तान क्राइसिस से बाहर नहीं निकल के आ पाया है। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है अभी। और इस दौर में भी पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया, अभी फिर से 23rd टाइम वो बेल आउट निकालने के लिए गया, और पाकिस्तान ने कहा कि हमको थोड़ा दे दो, है ना। तो लॉयल्टी प्रोग्राम अगर पाकिस्तान चला रहा है आईएमएफ के साथ, मुझे लग रहा है कि हफ्ते दर हफ्ते वो कटोरा लेके खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाई थोड़ा हमको पैसा दे दो सर, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। इस दौर में भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी यानी जो टेररिज्म है उसको नहीं स्टॉप किया। इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे करने की जगह पाकिस्तान रिलेशंस को स्पॉइल करता रहा। आप देखिए इस दौर में 2019 में हमारे साथ पुलवामा हुआ, उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे तो 2025 तक आते आते विल सी कि पहलगाम होता है, और इंडिया उस टाइम पे कश्मीर का इंटीग्रेशन भी कर रहा है पूर्ण रूप से। और इंडिया इकोनॉमी में आप देखिए कितना आगे चला गया। 2015 के बाद धीरे धीरे हमने यूपीआई से लेके आधार डिजिटाइजेशन करने की कोशिश की, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जीएसटी को विल सी की इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एंड वी आर इंटरनलाइजिंग मेनी थिंग्स अराउंड, ओके। और एक हमारा नेबर है जो विल सी की जनाब के रूप में, इनको ये अलग ही ख्याली पुलाव के अंदर बैठे हुए हैं, और इनको पता नहीं किस प्रकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये अभी भी उसी दौर में जी रहे हैं कि भाई देखो हम कुछ बड़े तुर्रम खा है। पता नहीं कंक्लूडिंग रिमार्क्स इनसे लेना चाहेंगे कि ये इमरान खान वाला चैप्टर है या शहबाज शरीफ वाला जो चैप्टर है, और अभी जो इन्होंने हरकतें की है इसके बाद तो आपको पता है कि इंडिया को बहुत ही हार्ड स्टैंड लेना पड़ा। हम लेना नहीं चाहते थे उसके बावजूद भी, क्योंकि नेबर अगर गुड नेबरली अप्रोच फॉलो नहीं करता है तो देन वी हैव टू टेक द करेक्ट स्टैंड अराउंड, ओके। और हम उसी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जनाब आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहेंगे, आपका क्या ख्याल है कि ये भारत के द्वारा जो किया गया और आपकी जो जमहूरियत है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है? रिपोर्टर बाबू, आप हर बार हमको उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछते रहते हो। हमने आपको इस इंटरव्यू की शुरुआत में भी पहले कहा कि हमारे यहाँ जमहूरियत का मतलब ही होता है WWE, यानी कि रिंग के अंदर कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर को एक हद से ज्यादा नहीं रहने देने का, राइट। हमने वही फॉलो किया। इमरान खान हो या अभी शहबाज शरीफ हो, देखते हैं कितना टाइम रहेंगे। हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी में मानते हैं, और हमारी खासियत यह है हाइब्रिड डेमोक्रेसी कि आर्मी पीछे होनी चाहिए। चाहे पहले बाजवा साहब थे हमारे आर्मी चीफ, या अभी असीम मुनीर साहब हैं, हम तो उन्हीं के द्वारा जो नक्शे कदम उनके जो फॉलो किए गए हैं उनकी लेगेसी को ही सपोर्ट करते रहेंगे। और शायद इसी का ही कारण है हमने जब जब जंग में मार खाई है उसके बाद हमने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया हुआ है। अयूब खान भी फील्ड मार्शल बने थे इसी तरह से, और अभी इनको भी फील्ड मार्शल बनाया हुआ है। हमको अच्छा लगता है कि हारो और फील्ड मार्शल बनो और देश की कमान आगे संभालो, मुल्क को हम लोग चलाएंगे। रही बात हमारे आईएमएफ की बेल आउट की, तो हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम है। हाँ, आपने सही कहा, हम सपोर्ट करते हैं इस प्रकार के लॉयल्टी प्रोग्राम को। अभी तो 1-2 बार 5 बार फिर जाएंगे, हमारे यहाँ जैसे डॉलर खत्म हो जाएंगे हम फिर जाएंगे, और जरूर पड़ी तो हम अमेरिका से मांग लेंगे, क्या बड़ी बात है। तो हमारे मुल्क की रचना ही ऐसे की गई है कि हम जाएंगे, घूमेंगे, पैसा वैसा लेंगे, इंडिया को जो करना है करें, इंडिया जितना भी आगे जाए। हम सोशल मीडिया में प्रोपोगंडा में सबसे ज्यादा रहेंगे आगे। हम देखेंगे कि आपको सोशल मीडिया के अंदर हम कैसे हराते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में, फेसबुक में, एक्स पे, ट्विटर पे, देख लीजिएगा। बाकी आपको अपना मुल्क मुबारक, हमें अपना मुल्क मुबारक। अच्छा लगा हम आपके साथ इस इंटरव्यू में आए। आशा करते हैं कि आप हमारा बहुत जल्द पानी शुरू कर देंगे, क्योंकि बिना पानी की दिक्कतें बहुत आ रही है आज की तारीख में। मिलते हैं दूसरी बार। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पाकिस्तान के आम नागरिक की जुबानी, उन्हीं की ही खुद की तारीख जो उन्होंने खुद स्वीकारी कि भाई देखो क्या हश्र हो गया है हमारे निज़ाम का, हमारे मुल्क का, कि जहाँ पे कोई प्रकार की स्थिरता नहीं है। और उसके पीछे का कारण उनकी खुद की कंसेक्यूटिव गवर्नेंस, मिलिट्री सिस्टम जिस तरह से निकल के आई है, स्टेबिलिटी का अभाव होना, डेमोक्रेसी का इंटरनेस ना होना, फॉरेन पावर्स का इंटरफियरेंस या फॉरेन पावर्स उनकी सोवरेनिटी को कहीं ना कहीं से ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, और एक्सट्रीमिज्म
और रैम्पेंट करप्शन। तो एक से अधिक रीजन से इनके फेलियर के पीछे। हमने 78 ईयर्स में बहुत कुछ अचीव किया है, हमें और भी ज़्यादा अचीव करना है। इस प्रकार की हिस्टोरिकल डिबेट्स और उसके माध्यम से हम एक कहानी और थोड़ी बहुत सटायर के उपयोग करते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे हाउ नॉट टू मेक अ नेशन, एक राष्ट्र को कैसे नहीं बनाया जा सकता है। हमारा जो नेबरहुड मुल्क है उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। 78 साल की जर्नी में तकरीबन 28 से 29 प्रधानमंत्री उन्होंने देखे हैं और किसी ने भी 5 साल की टर्म खत्म नहीं की। वेरस हमारे यहाँ आप देखोगे तो कंजिक्यूटिव गवर्नमेंट्स रही है, प्राइम मिनिस्टर्स रहे जिन्होंने 10 साल 15 साल उससे भी ज़्यादा समय तक लोकशाही पूर्वक शासन किया है। और इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट इतने सालों में यही रही है कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर पाए, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाए, सेल्फ रिलायंट हो गए, इंडिजिनस हो गए, फूड सिक्योरिटी में हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, हम आईटी सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे चल रहे हैं। भविष्य में हमारा ही एक सुनहरा दौर आएगा। इस प्रार्थना के साथ इस सेशन को एंड करता हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथों की साथों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। आप इस ऑफर्स के थ्रू यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। मैं और मेरी टीम हमारे साथ और भी लाइव क्लासेस एजुकेटर्स के द्वारा लिए जाते हैं, उसका आप कंडक्ट करा के आप ज़रूर से अपनी यूपीएससी की जर्नी को सार्थक कर सकते हो। आज यहाँ क्लास साइन ऑफ करता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और अनाउंसमेंट है यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्रीडम ऑफर, जहां आपको 17,999 के अंदर एक साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसमें अप टू 12 मंथ्स तक का एक्सटेंशन भी है। साथों के साथों हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर की तो हम आपको हमारी तरफ से मेंस की गाइडेंस देंगे। रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहां आपका रहना, खाना, पीना एक ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से अनअकैडमी आपको हेल्प करेगा अपनी मेंस क्लियर कराने में। तो ज़रूर से इस ऑफर का लाभ उठाइए। हमारी हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के बैचेस जैसे कि आरंभ, प्रारंभ, आगाज और समिट बैचेस आप एक्सेस कर सकते हो इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, जहां एक सब्सक्रिप्शन से आप जितनी भी बैचेस, जितने भी कोर्सेज प्रीलिम्स प्लस मेंस फाउंडेशन के साथ आप देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और PN लाइव कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा।